किसी भी दंपत्ति का रिश्ता अगर इस कदर टूट जाए कि नौबत तलाक तक पहुंच जाए तो इससे ज्यादा कष्टकारी कुछ और नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स विमेंस 2019-20 के मुताबिक बीते दशकों के दौरान तलाक के मामले में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत में बढ़ते मामलों के बावजूद महज 1.1% महिलाएं ही तलाकशुदा हैं। हालांकि अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। भारत को विश्व स्तर पर सबसे कम तलाक दर के लिए माना जाता है, जो लगभग 1.1% होने का अनुमान है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो भारत में तलाक की जो दर है उसमें 50 से 60% का उछाल आया है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। भारत में अलगाव जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि इसे लेकर कई बार लोग कानून का दरवाजा खटखटाने से डरते हैं। कई बार इस समस्या में इतना उलझ जाते हैं कि जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। आज आपके कानून के संक में हम विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे तलाक से जुड़े विभिन्न पहलुओं को, कानून को, प्रक्रियाओं को, उसकी जटिलताओं को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है चर्चा के लिए। उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या है तलाक। दरअसल तलाक को डिफाइन करेंगे कानूनी तरीके से। भारत में तलाक लेने के नियम क्या हैं, कितने तरह से भारत में तलाक लेने का जो है वो तरीका है, क्या है तलाक लेने के अधिकार, उसकी पूरी प्रक्रिया और इसे लेकर क्या कहता है भारतीय कानून। इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। तलाक लेने के लिए अलग अलग धर्मों में अपनी अलग अलग व्यवस्था है। हालांकि तलाक लेने के लिए कई प्रमुख अधिनियम बनाए गए हैं और इन अधिनियमों में तलाक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इंडियन डिवोर्स एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, पारसी मैरिज एक्ट 1936। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ ऋषभ कपूर हैं, आप न्यायिक अधिकारी हैं DSL SA से। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही मेरे साथ किरण बाला सहाय मौजूद हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट, आप सीनियर काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन। स्वागत है मैम आपका भी संसद टीवी में। साथ ही पैनल में मौजूद हैं सोनल आनंद, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बात आती है तो सबसे पहले महिलाओं को कहा जाता है कि वो एक सॉफ्ट टारगेट भी होती हैं और उन पर ज़्यादा असर होता है। किरण बाला साहिब जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि भारत का जो कानून है उसमें तलाक की परिभाषा क्या है, कैसे उसको डिफाइन किया गया है? ये तलाक तो जब मैरिज अगर सोलेमनाइज होता है जी, उसके बाद अगर वो दोनों में स्पाउसेस के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, चाहे क्रुएलिटी हो या फिर डिसेशन हो जाए या फिर कोई बेकार की जो बहुत गिरे हुए जो नेचर होते हैं ना, उस टाइप की, जैसे अपनी वाइफ को कहते कि नहीं यू आर नॉट फॉर मी, लाइक दैट। जैसे कि मेंटल टॉर्चर वगैरह जो होते हैं, टॉर्चर होते हैं, फिजिकल टॉर्चर भी होते हैं। तो ये सब कारण जब मिलने लगते हैं ना, तब लोग तलाक के लिए उनको करना चाहिए ऐसा। तो तलाक के लिए हमें वैसे तो सेक्शन 13 है जी, तो उसमें सेक्शन 13 मैरिज एक्ट जो है उसमें है, तो वो सेक्शन 13 के अनुसार वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं जी। दूसरी वो 13B के अनुसार म्यूचुअल कंसेंट में भी तलाक फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट में भी फाइल कर सकते हैं और उसमें फाइल कर सकते हैं। यानी कि भारत में तलाक लेने के लिए 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं, तो आपसी सहमति से और दूसरा कानूनी लड़ाई लड़कर। अब उनकी डिक्री हो सकती है जब आप मतलब वहाँ पे कॉज देना पड़ता है। हाँ। कि क्यों आप तलाक ले रहे हो, कौन से रीज़न है, रीज़न तो डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये कुछ भी हो, इलिसिट कैरेक्टर हो जी, या फिर कोई भी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हो, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा हो, या डिसर्शन है। बहुत लोग होते क्या है मैरिज के बाद में ना रहते ही नहीं स्पाउसेस दोनों एक साथ। एक आध दिन रहे उसके बाद अलग अलग रह रहे हैं,
तो ये भी एक रीज़न बन जाती है तलाक की। किरण बाला सहाय जी, आपके बाद मैं सोनल आनंद जी आपका रुख करूंगी। ये जो दो तरीके हैं, म्यूचुअल कंसेंट और कानूनी लड़ाई लड़कर, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो ठीक है, चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन जो कानूनी लड़ाई है उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कई बार लोग लगता है कि ये तो मामला जो है वो दशकों चला जाएगा। ऐसे केसेस हैं हमारे सामने, तो ज़िंदगी ऐसा लगता है ना आर ना पार। तो ऐसे में आप लोगों को भी क्या सलाह देना चाहेंगे, और ये जो जटिलता है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? आपने शुरुआत में एक बात कही कि इंडिया में डिवोर्स का रेट बहुत कम है। मैं पहले उसको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा, क्यों कम है और कानून हमारा किस तरह इवॉल्व हुआ है। फिर मैं समझाना चाहूँगा कि क्यों जटिल हो जाती है ये समस्या। भारत में जो शादी है, विवाह है, उसको एक सैक्रामेंट माना जाता है, और कानून भी जो बना है इसी लिहाज से बना है कि जहाँ तक हो सके एक हस्बैंड और वाइफ आपस में कंपैटिबिलिटी करके चलें। यहाँ पे हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम चला आ रहा है, और जब तक वो था काफ़ी हद तक डिवोर्स की संख्या काफ़ी कम थी। अब वो टूटता जा रहा है, डिवोर्स के भी सिचुएशंस बढ़ती जा रही हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न क्यों भारत में आज तक डिवोर्स की परसेंटेज बहुत कम रही है। अब आ गए जो आपका दूसरा पहलू था कि इंडिया में जब देर क्यों लग जाती है, भारत में कानून में बहुत देर क्यों लगती है कंटेस्टेड डिवोर्स में। तो देखिए, दोनों डिवोर्स चाहे वो म्यूचुअल हो या कंटेस्टेड होगा तो कानून के दायरे के अंदर ही। अगर वो कंटेस्टेड डिवोर्स है तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में एक स्पेशल वेरियस कई पहलू दे रखे हैं, सिर्फ उन्हीं पहलुओं के चलते हुए ही आपको डिवोर्स मिल सकता है। अब वो पहलू हैं तो काफ़ी सारे, जैसे कि हम कहें अनसाउंड माइंड, या किसी ने दुनिया त्याग रखी है, बट जो मेन डिवोर्स फाइल होता है उसका कारण रहता है क्रूएल्टी। अब क्रूएल्टी कई प्रकार की है, क्रूएल्टी फिजिकल भी है और अब मेंटल भी है जी। काफी साल तक मेंटल क्रूएल्टी को एज सच क्रूएल्टी नहीं माना जाता था, बट अब कोर्ट्स भी क्रूएल्टी को भी एक अलग नजरिए से देख के, यहां तक कि अगर एक स्पाउस ने झूठे फर्जी केस भी डाल रखे हैं, उस चीज को भी क्रूएल्टी मान के कोर्ट्स ने डिवोर्स दिया है। तो कानून बहुत इवॉल्व हुआ है, और एक और बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई थी कुछ साल पहले, कोहली वर्सेस नीलू कोहली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कई जगह पे हो जाता है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहां पे सिचुएशन इस तरह खराब हो गई है हस्बैंड वाइफ के बीच में कि वो आसपास एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते जी। तो उसको भी एक ग्राउंड बनाया जाए, पर फिलहाल वो ग्राउंड नहीं है। तो अभी कंटेस्टेड डिवोर्स में मेनली जो पिटीशन डलती हैं वो डलती हैं क्रूएल्टी के आधार पे, जिसमें उसको प्रूव करना पड़ता है। अब जो भी पार्टी गई है कोर्ट में उसको अपना केस प्रूव करना पड़ेगा क्रूएल्टी में कि क्या हुआ था और कैसे क्रूएल्टी हुई जी। अब एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो कमरे के अंदर बंद रहता है, तो उसको क्रूएल्टी को प्रूव करने में बहुत आसानी नहीं होती है, और इसके चलते हुए समय लगता है। तो ये समय का है, बट इसमें एज फार जो कानून है, कानून बहुत अच्छा है, कानून ने सब प्रोविजन दे रखी हैं। देर इससे लग जाती है कई बार इस करके कि जो एविडेंस आनी है उसमें देर लग गई, कई समय पे होता क्या है कॉम्प्रोमाइज़ की बात बीच में होती है। और कानून ये भी कहता है जब डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है, जजेस जो कि कपूर साहब बेटर समझा पाएंगे, डायरेक्शंस हैं कि पहले वो मैटर मीडिएशन में रेफर किया जाए कि अगर हो सके तो वो दोनों वापस पति पत्नी बन के रह सकें। तो इस कारण देर लग जाती है, बट अदरवाइज इवेंचुअली अगर एक पार्टी कोई कोर्ट में गई है, उसका केस सच्चा है, क्रूएल्टी हुई है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है उसको डिवोर्स नहीं मिलेगा। कानून में देर ज़रूर लगती है पर न्याय इवेंचुअली ज़रूर होता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक कि म्यूचुअल डिवोर्स भी है जो 13B के तहत आता है, पहले कानून में ये था कि आपने फर्स्ट मोशन फाइल करी, उसके बाद सेकंड मोशन में आपको 6 महीने वेट करना था जी। वो भी अब कानून सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के द्वारा का टाइम कम कर दिया, जो कपूर साहब मुझसे बेटर समझा पाएंगे। तो कानून बहुत इवॉल्व हुआ है कन्वीनियंस करने के लिए, जिससे कि बढ़ते हुए समाज के बदलते हुए रवैये की तरह कानून भी बदला है। कानून कैसे बदला है वो मैं चाहूँगा, आई थिंक कपूर साहब बढ़िया समझा पाएंगे बहुत। ऋषभ कपूर जी, आपका रुख करेंगे। तो जिस बातों का जिक्र सोनल आनंद जी ने किया, मैं चाहूँगी इसको और आगे आप बढ़ाएं कि कानून किस तरीके से बदला है, और आप तो न्यायिक व्यवस्था में हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि न्याय पाने में जो एक जनरल परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जटिलताएं इतनी ज़्यादा है, क्या आपको ऐसा लगता है जटिलताएं हैं, और अगर हैं तो इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? और दूसरा मेरा प्रश्न होगा, चूँकि आप फ्री लीगल एड अथॉरिटी से संबंध रखते हैं, महिलाएँ उसकी एक पात्र है, तो क्या तलाक के मामले में भी महिलाओं को फ्री लीगल एड जैसी सुविधा मिलती है? जी बिल्कुल। मैं पहले जो आपने कानून की बात करी है, मैं उस पर रुख करते हुए ये बताना चाहूँगा कि
जो ये डाइवोर्स संबंधित कानून हैं, इन्होंने अब ये इतना प्रोग्रेशन आ गया है इनमें। और फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 13 की यदि बात करें, जैसा कि हमारे अदर पैनलिस्ट ने भी बताया, उसके अंदर नो फॉल्ट ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स परिभाषित हैं, जी, जिसके अंदर एडल्ट्री, मतलब कोई व्यक्ति है वो अपनी शादीशुदा मैट्रिमोनियल लाइफ के बियॉन्ड किसी तीसरे व्यक्ति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसको एडल्ट्री कहते हैं। इवन दो ये अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ शाइन के केस में इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में से हटा दिया गया है, परंतु ये एक वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अभी भी सबसिस्ट कर रहा है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। इसके अलावा क्रुएलिटी, किसी भी प्रकार की मेंटल, फिजिकल और ये जो क्रुएलिटी है, इट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। डेजर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। डेजर्शन से हम ये समझें कि एक राइट टू कोहैबिटेशन, मीनिंग देयर बाय कि दोनों स्पाउसेस का एक साथ रहने का राइट एक मैट्रिमोनियल यूनियन के लिए बहुत एसेंशियल राइट है। और यदि कोई भी पार्टी उस कोहैबिटेशन को विड्रॉ कर लेती है, मतलब दूसरे की सहमति के बिना उससे अलग रहने लग जाती है, और जो डाइवोर्स पिटीशन के 2 साल इमीडिएटली 2 साल पहले तक ही अगर अलग रहती है कोई दूसरी पार्टी, तो जो नॉट रॉन्ग्ड पार्टी है वो कोर्ट में जा सकती है और डाइवोर्स के लिए प्रेयर कर सकती है। इसके अलावा मानसिक असंतुलन, जिसको इंसेनिटी भी कहा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। यदि कोई रिलीजियस ऑर्डर को रिनाउंस कर देता है, मतलब सिविल डेथ जिसको हम मानते हैं अपने कानून के अंदर, वो हो जाती है। इसका मतलब ये है स्पष्ट शब्दों में कि यदि कोई यति बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, साधु संत बन जाता है, मोह माया त्याग देता है, तो दूसरी पार्टी जो उसका हस्बैंड या वाइफ एज द केस में भी वो डाइवोर्स के लिए गुहार कर सकते हैं कोर्ट के सामने। इसके अलावा लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, वेनेरियल डिसीज, किसी प्रकार का यौन रोग, और यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक जिसके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ पता नहीं है किसी के पति या पत्नी के, तो जो दूसरी पार्टी है वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन लगा सकती है सेक्शन 13 के अंतर्गत। एंड जो आपका दूसरा सवाल था जिसमें आप बता रहे थे, आपने जानना चाहा कि क्या इसमें जो लंबित हैं मामले, उनके कारण क्या हैं और अभी हाल में इसके क्या सॉल्यूशंस आए हैं। तो जैसा कि अभी सोनल जी ने बताया, वेरी रिसेंटली अमरदीप वर्सेस हरवीन के केस के अंदर एक लैंडमार्क डिसीजन आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अंदर ये बताया गया है कि पहले क्या होता था कि अगर दो पार्टीज़ को बाय म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेना है तो उनको एटलीस्ट 6 महीने का वेट करना पड़ता था। ये 2 मोशंस में पिटीशंस लगती थी, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का वेट होता था। परंतु एक इस कहावत से मैं आपको स्पष्ट करूंगा एक छोटी सी, कि घोड़े को आप तालाब के पास तो लेके जा सकते हैं परंतु उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड था, इसका बेसिक लेजिस्लेटिव इंटेंट ये था कि पार्टीज को थोड़ा और टाइम दिया जाए सोचने का कि उनकी मैरिज डिसॉल्व ना हो जी। तो इसीलिए कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया था। परंतु कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे मध्यस्थता सब ट्राई करी जा चुकी है लेकिन वो सब फेल हो गई है, कोई मीडिएशन कंसिलिएशन की अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पार्टीज ने अपने दोनों स्पाउसेस ने अपने जो डिस्प्यूट हैं वो सेटल कर लिए हैं, कस्टडी, बच्चों के जो कस्टडी राइट्स हैं वो सेटल हो गए हैं, परमानेंट एलिमोनी एटसेट्रा सब सेटल हो गए हैं। तो इन केसेस में जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो वेव ऑफ किया जा सकता है कोर्ट्स द्वारा, और ये जो डाइवोर्स है वो तुरंत ही एक ही मोशन के बाद इमीडिएटली 6 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है कानून के अंतर्गत। सो दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप जो पार्टीज का मेंटल पेन और एग्यूनी वगैरह को ये कम करने के लिए ये लैंडमार्क रूलिंग आया है। ठीक है, तो आपने काफ़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया, उन आधारों के बारे में बताया जिन आधार के बेसिस पे ग्राउंड बनता है डिवोर्स के लिए। किरण बाला साहेब जी, जो एक्स पार्टी डिवोर्स है उसमें लोगों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, भ्रम कह सकते हैं। कई बार ये होता है कि अगर एक्स पार्टी मिल भी गया, पति को मिल गया और उसने उसके बाद शादी कर ली और पहली पत्नी को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, कि मतलब एक्स पार्टी डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसे केस में क्या पहली पत्नी उसको चैलेंज कर सकती है? यस, चैलेंज कर सकती है, और वो रेस्टिट्यूशन ऑफ, लेकिन मैम उसका तो कोई टाइम पीरियड होता है, आई थिंक कि आप इतने टाइम में ही चैलेंज कर करेंगे। सकती, जब उनको नॉलेज होगा तब, नॉलेज के बाद से वो टाइम पीरियड रहती है। उसके बाद वो फाइल कर सकती है कि विदाउट हियरिंग टू मी
कोई भी एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है ना, तो उसमें आप पिटिशन लगा सकते हो कि विदाउट हियरिंग टू मी कैसे हो गई, क्योंकि केवल वन साइड के ही तो एविडेंस ली गई, हमारी तरफ से तो एविडेंस ली नहीं गई। तो जब दोनों को सुनेंगे तभी तो वो कर सकते ना। हाँ ठीक है, लिमिटेशन है वहाँ पे, लिमिटेशन है वहाँ पे। हाँ। कभी कभी पार्टी ये भी करते हैं कि छोड़ देते हैं कि चलो देखते हैं बाद में क्या होता है, देखते हैं। तो कभी कभी इस मायने से भी वो एक्स पार्टी हो जाती है। दरअसल एक्चुअली जब कोर्ट की डेट्स पड़ती हैं तो एक केस सामने आया था जिसमें कि जो लड़की वाला पक्ष था वो किसी भी हियरिंग में वो अपीयर ही नहीं हुए। तो इस कारण से उनका पक्ष वैसे ही कमज़ोर हो गया, उन्होंने अपने कोई एविडेंस नहीं रखे, अपनी बात नहीं रखी। और जब एक टाइम पीरियड के बाद एक्स पार्टी हो गया, उसके बाद जो टाइम पीरियड था मैं चाहूँगी वो आप दर्शकों को बताएं कि कितना होता है जिसके बाद एक पति एक्स पार्टी डिवोर्स के बाद शादी कर सकता है। जनरली 2 और 3 टाइम्स देते हैं कोर्ट अपीयर होने के लिए, मतलब कोर्ट में। हाँ, दूसरी पार्टी जैसे मान लो नोटिस गया जी, नोटिस गया, वाइफ या हस्बैंड जो भी है वो अपीयर नहीं हुए कोर्ट में, तो अगेन एक टाइम देते हैं। या फिर नोटिस सर्व ही नहीं हुई, तो सर्व होने के बाद में 3 टाइम्स जरूरी मिल जाती है। उसके बाद उनको अपीयर होना पड़ता है, और अगर उसके बाद अपीयर नहीं होते तो फिर एक्स पार्टी ही कर सकते। तो एक्स पार्टी जब हो जाती है ना, तो विदिन 30 डेज और विदिन 30 डेज आप कर लो, या फिर बहुत हो तो 180 डेज। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। आप कोर्ट में दे सकते हो कि हमें नहीं पता था, मैं नहीं पहुंच पाई इसलिए, या फिर मैं नहीं पहुंच और पाया। अगर मैक्सिमम 180 डेज आपने कहा कि अगर दूसरी पार्टी नहीं जा पाती है तो फिर वो चैलेंज नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, ओके, क्योंकि आपने अवॉइड करा है, आपने उसको लिया ही नहीं ये seriously। आपकी उदासीनता कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने अवॉइड किया उसे, इसलिए आपने किया ही नहीं। तो अगर इतने दिन के बाद अगर कुछ नहीं करते तो जो जिनको डिग्री मिली है वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं आराम से। एक मैटर था वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आई हुई थी, जिसमें मैं थी, हस्बैंड की तरफ से मैं थी। उसमें था बहुत दिनों तक उसे घसीटता चला गया, वो कहती चली गई कि नहीं मैं दिखा दूंगी, या तो परिवार छोड़ो या फिर मुझे छोड़ो। उसने कहा कि मैं माता पिता का इकलौता सन हूँ, मैं अपने मदर फादर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फादर मेरे कैंसर से पीड़ित हैं, मदर भी मतलब ओल्ड एज में हैं, तो मैं नहीं कर सकता। कैसे, या तो मैं ना तो तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा हूँ और ना ही मैं परिवार छोड़ सकती। इस पर वो लेंदी करती चली गई। हाँ, ये है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, मतलब ये जस्ट लाइक किसी टाइप की थी। बिल्कुल ऐसे केसेस इस समय बहुत आ रहे हैं। ये ऐसा ईगो है, कई बार एक महिला हूँ लेकिन कह रही हूँ कि महिलाओं की तरफ से भी ऐसी चीजें आती हैं कि हम तलाक ना देंगे, ना आपको देने देंगे, ना शादी, ना आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रहेंगे, ना आपको किसी से शादी करने देंगे। ये सिचुएशन बहुत एक टॉर्चर वाली पूरी जिंदगी जो है ये सिचुएशन हो जाती है। कई बार इसमें विक्टिम पति होता है, कई बार विक्टिम पत्नी होती है। उस केस में हस्बैंड ही विक्टिम था। अच्छा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें मैं ही हस्बैंड की तरफ से मैं थी। मैंने सिर्फ यही, उसमें जज साहब ने फाइनल ऑर्डर दिया कि नहीं, आप ये क्या है कि मतलब वाइफ जो है वो कहे कि चाहे तो मेरे साथ रहो या फिर परिवार को छोड़ नहीं सकता, इकलौता सन है। तो उस पर जज साहब ने मेरे पक्ष में ऑर्डर दिया। उसके बाद उसने मैरिज करा, वो लड़की डिवोर्स हुआ। हाँ, डिवोर्स हुआ, उसके बाद वो मैरिज करा। सोनल आनंद जी, अभी हम विक्टिम की बात कर रहे थे कि कई बार पति होता है, कई बार पत्नी होती है, लेकिन जब अगर बच्चे होते हैं तो ऐसे केसेस में जब माँ बाप का डिवोर्स होता है, जो सबसे बड़े विक्टिम होते हैं वो बेचारे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके लिए माँ बाप दोनों एक जैसे होते हैं और कई बार उनकी कस्टडी को लेकर एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि कानून में कस्टडी के लिए डिवोर्स के बाद क्या प्रावधान है, पिता या माता को प्रेफरेंस मिलती है, और अगर मिलती है तो क्या उसके पीछे एक आर्थिक आधार भी है? इस चीज़ को समझाइए। देखिए, डिवोर्स के चलते हुए आपने जैसे कहा, बहुत सही कहा आपने कि सबसे बड़ा विक्टिम तो बच्चा ही होता है, अगर बच्चा है एक। अब कानून में वो व्यवस्था है कि जब तक डिवोर्स ना हो जाए आपस में, तब भी बच्चे का रहन सहन हो, बच्चे का जो स्कूल की फ़ीस वगैरह है वो सब पे होती रहे। तो नॉर्मली होता जैसे है, एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, बच्चा नॉर्मली एक ना एक स्पाउस के पास होता है। 90% केस में देखा जाता है कि वो बच्चा माँ की कस्टडी में ही होता है। इस सिचुएशन में जो वाइफ होती है वो एक पिटीशन फाइल कर सकती है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और सेक्शन 125 CRPC में, जिसमें वो सेक्शन 125 CRPC जी,
उन दोनों सेक्शन में, उन दोनों एक्ट्स में जो कि अलग अलग कोर्ट में डलते हैं, वो अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी जो भी उसके महीने के खर्चे हैं, भरण पोषण के लिए, पालन पोषण, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसके बीमारी के इलाज के सारे खर्चे, वो सब पिटीशन कोर्ट में डाल सकती है और वो कोर्ट उसको नॉर्मली काफ़ी जल्दी दे देती है। उसमें एक तो टाइम लगता है पूरा केस डिसाइड होने में, पर उसमें प्रोविजन होते हैं इंटरिम रिलीफ की भी। तो जैसे अगर एक माँ है जो काम नहीं करती, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कोर्ट जाती है और बच्चा उसकी कस्टडी में है और हस्बैंड कोई उसको महीने का खर्चा नहीं दे रहे, तो कोर्ट्स नॉर्मली इमीडिएटली अगली 2-3 हेयरिंग के अंदर ही कोई ना कोई उसको इंटरिम मेंटेनेंस, जो कि उसके ज़िंदगी में क्या उसकी व्यवस्था है, क्या उसको कितना खर्चा चाहिए होगा, वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके चलते हुए एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी आई, रजनीश वर्सेस नेहा। उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये अनिवार्य कर दिया है कि कोई भी अगर पिटीशन फाइल होती है अबाउट डिवोर्स, मैट्रिमोनियल के बारे में, तो दोनों पार्टीज को अपना एफिडेविट पे डालना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि दोनों की इनकम कितनी है। उसमें पहले क्या होता था, एक जो स्पाउस अर्निंग होता था वो अपनी इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करता था, तो कोर्ट ये फैसला नहीं पाती थी कि कौन किसको कितने पैसे दे। तब उसके चलते हुए आपको ओथ पे लिखना पड़ता है कोर्ट में आपकी क्या इनकम है, उसके बिना पे कोर्ट डिसाइड कर पाती है कि कितनी एक दूसरी स्पाउस को हर महीने की मेंटेनेंस, मानसिक मेंटेनेंस एक बन जाती है, जो कि देनी पड़ती है जो भी अर्निंग स्पाउस है। अब इसके चलते हुए आपका एक और मुद्दा था इन टर्म्स ऑफ द विजिटेशन राइट्स एंड दी कस्टडी। जी, देखिए कस्टडी में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, बट नॉर्मली देखा जाता है मदर इज अ नेचुरल गार्डियन, इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एक छोटा बच्चा नॉर्मली माँ की केयर में बेटर पल पाता है, बट कोर्ट ये सारे पहलू देखते हुए कि भी कौन सा स्पाउस बेटर बच्चे का ख्याल कर पाएगा, उसकी अपब्रिंगिंग बेटर कर पाएगा और उसको बेटर एजुकेशन दे पाएगा, वो नज़र में रखते हुए ही नॉर्मली कस्टडी दी जाती है छोटे बच्चे की। अगर बच्चा 10-12 साल से बड़ा है तो फिर जो मदर का एडवांटेज बने का वो नहीं रह जाता। फ्रॉम अ प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव वो दोनों स्पाउस का बराबर ही का ही एक तरह से हक हो जाता है बच्चे की कस्टडी रखने का। वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बहुत अच्छा सेटल कर रखा है इस तरह से कि बहुत जजमेंट है जो कहती हैं एक बच्चे की मानसिक संतुलन के लिए और डेवलपमेंट के लिए उसको माँ का भी और बाप का भी साथ मिलना चाहिए और उसके दोनों की परवरिश पे दोनों उसको मिलें। तो अगर कस्टडी माँ को भी दी जाती है डिवोर्स के दौरान या डिवोर्स के बाद, तो फादर को विजिटेशन राइट्स कि वो उसको वीकेंड पे मिल सकेंगे या उसको छुट्टियों पे ले जा सकेंगे, वो कोर्ट हमेशा देती हैं और हमेशा कोर्ट इंश्योर करती हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो सबसे आगे रहे। एंड कोर्ट नॉर्मली वुड गो बियॉन्ड रिक्वायरमेंट कि बच्चे का जो वेलफेयर है उसको ख्याल में रखा जाए। क्या इस मामले में बच्चे की इच्छा पूछी जाती है कि वो किसके साथ जाना चाहता है? देखिए काफ़ी हद तक फैमिली कोर्ट्स जो हैं, जजेस मैं कहूँगा, अगर बच्चा इस उम्र का है कि वो अपनी इंटरेस्ट व्यक्त कर पाएगा तो कोर्ट ज़रूर पूछती हैं। बहुत बारी होता है कोर्ट कहती हैं कि बच्चे को कोर्ट में अगली बारी लाया जाए, तो कोर्ट बच्चे के रवैये से देख के, देखो जज जो बैठे हुए हैं एंड कपूर साहब हमारे जज साहब खुद बैठे हुए हैं, वो देखेंगे एक कोर्ट में देख के समझ आ जाता है कि बच्चे की परवरिश, बच्चा किसकी तरफ लगाव है। कई बारी कोर्ट इंटरेक्ट भी करती है, बड़ी बारी हुआ है फैमिली कोर्ट में मैं कहूँगा। इनफैक्ट पटियाला हाउस में एक बार मेरे अपने ही केस में बच्चा 12 साल का था, तो जो जज साहिबा थी उन्होंने जब बच्चे को कोर्ट में बुलवाया और उसको चैम्बर में 5 मिनट की बात की और उसके बाद फिर बहस हुई। उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि बच्चे का क्या, क्योंकि देखिए जब कानूनी दाव पे चल रहे हैं तो क्या सच और क्या झूठ, पर जो बच्चा है वो सच ही बोलेगा। बिल्कुल, उसमें इमोशनल पहलू भी देखा जाता है कि झुकाव किस तरफ है बच्चे का। ऋषभ कपूर जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ में जोड़ना, बिल्कुल बताइए। मैं जैसे वो आपने कहा जैसे मेंटेनेंस वगैरह की, आजकल तो ये हो गई कि जब डिग्री होती है ना तो मेंटेनेंस को छोड़ करके एलिमनी मिल जाती है उनको, क्योंकि मेंटेनेंस में ना कभी कभी होता है क्या कि मेंटेनेंस देते ही नहीं, बीच में रोक दिया गया, तो फिर बच्चे को ही प्रॉब्लम आती है ना। तो इसके लिए अब हो गया एलिमनी। जब भी डिवोर्स हुए तो एलिमनी एक, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में कई मैंने देखा है कि 1 करोड़ तक एलिमनी मांग रहे हैं। वैसे आप प्रॉपर्टी नहीं मांग सकते हो, लेकिन एलिमनी के तौर पे आप पूरे खर्चे ले लो, आप एक साथ एलिमनी आजकल हो रही है ना। मेंटेनेंस में थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेंटेनेंस जब होती थी ना, बीच में रेगुलरिटी रहेगी नहीं रहेगी, बाद में डिच कर जाए ना दे, जिससे प्रॉब्लम होने लगती थी, तो एलिमनी हो जाने लगी आजकल। अच्छी जानकारी दी मैम आपने। ऋषभ कपूर जी, मैं यहाँ पे कॉम्पनसेशन को लेकर बात करना चाहूँगी। कई बार लड़कियों को या महिलाओं को ये लगता है कि तलाक हुआ तो अब हम ये हमारा हक है कि हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा, गुजारा भत्ता, भरण पोषण के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें ये भी है, इसे पेच ही कह सकते हैं कि अगर लड़की वर्किंग है
या उतनी एजुकेटेड है कि वो एक अच्छी जॉब कर सकती है, तो क्या उसे भरण पोषण दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? इसे लेकर जो एक कन्फ्यूज़न है, मैं चाहूँगी आप इसे क्लियर करें। जी बिल्कुल। जहाँ तक मेंटेनेंस की बात कह रहे हैं आप, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मेन कंसिडरेटिंग फैक्टर है जो देखा जाता है, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट मींस विद द पार्टी क्लेमिंग। जो पार्टी क्लेम कर रही है मेंटेनेंस, उसके पास आर्थिक तौर पर क्या मींस है, वो किस प्रकार से सोसाइटी में प्लेस्ड है, क्या उसका इनकम है, ये सब चीज़ें बहुत रेलिवेंट फैक्टर होता है कोर्ट के सामने किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस पिटीशन डिसाइड करने के लिए। जी। भले ही वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत में हो या सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो, ये सारी ये सभी पिटीशंस के लिए कोर्ट दोनों पार्टीज की इनकम देखती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि अगर दो स्पाउसेस हैं एंड एक की इनकम है 1 लाख और जो दूसरा है जो क्लेम कर रहा है ही और शी इज़ मेयरली अर्निंग 50,000, सो कोर्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन भी बैलेंस करेगा, देखेंगे कि उनके पास जो बच्चे हैं उनकी एज क्या है, उनकी एजुकेशन के लिए क्या उनको मींस चाहिए हैं, और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको पालने के लिए उनके फ्यूचर सभी चीज़ को देखते हुए मेंटेनेंस को कोर्ट बैलेंस करके लगाती है। एंड यहाँ पे कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पार्टीज अपनी इनकम हाइड भी करती हैं और कई तो यही बोलते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट केस एक एबल्ड बॉडीड कंसेप्ट के नाम से एक थ्योरी है विच इज़ इन फोर्स, जिसका कोर्ट रुख करती है मेंटेनेंस पिटीशन डिसाइड करते हुए। और एबल बॉडीड कंसेप्ट के हिसाब से जो रिस्पोंडेंट पार्टी है जिससे मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है, यदि वो नॉन वर्किंग भी है परंतु वो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है और अर्न कर सकती है, उसके लिए कैपेबल है, तो उसकी इनकम को एक मिनिमम वेज एक्ट क्राइटेरिया लगा के असेस कर लिया जाता है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कुछ कमा रहा है या कुछ काम नहीं कर रहा है अपनी अगेंस्ट हिज विल, तब भी उसको मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, चूँकि चर्चा बहुत सार्थक चल रही है और हमारे दर्शकों के अधिकार, उनकी मदद के लिए कानूनी प्रावधान, इसे बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है अभी बाकी हैं, चूँकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये जो हमारा शो है आपका कानून, ये है ही इसलिए कि आपके अधिकार क्या हैं, आप न्याय कैसे पा सकते हैं, सरकार में आपके लिए कानूनी क्या क्या व्यवस्थाएं प्रावधान की है, और जो मुफ्त कानूनी सहायता है उसको लेने के लिए आप कैसे आगे जा सकते हैं, दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए तमाम वो बिंदु जिनको जाकर आप उनकी तरफ देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। तो देखते रहिए आपका कानून। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।